Welcome to the Career Comrade. Rise with Comrade. नमस्कार। एक और नई और बेहद दिलचस्प गहन चर्चा में स्वागत है। जी नमस्कार। इस विस्तृत विश्लेषण में जुड़ना हमेशा की तरह बहुत अच्छा लग रहा है। आज हमारे पास जो स्रोत और नोट्स का पुलिंदा है ना, वो पहली नज़र में शायद सरकारी दस्तावेजों और रोजमर्रा के समाचारों का एक साधारण सा संकलन लगे, पर एक साथ खड़ा है। और वो राज्य है झारखंड। सही कहा। हम बात कर रहे हैं झारखंड की। जनवरी 2025 से लेकर फरवरी 2026 तक के घटनाक्रमों की एक पूरी टाइमलाइन हमारे सामने है। जी तो ये एक राज्य के आर्थिक ढांचागत और सामाजिक बदलाव का एक बहुत ही दिलचस्प रोड मैप बन जाता है। एक रोड मैप, बिल्कुल। देखिए, एक तरफ अरबों खरबों के निवेश और वैश्विक तकनीक की चकाचौंध है, और दूसरी तरफ जमीनी हकीकत की वो जटिल चुनौतियां हैं जो दशकों से, बल्कि मुझे कहना चाहिए कि एक सदी से भी अधिक समय से सुलझने का इंतजार कर रही हैं। ये बहुत बड़ी बात कही आपने। श्रोताओं के लिए यह समझना बहुत अहम होगा कि कैसे कैसे विकास की ये दो विपरीत धाराएं एक ही समय में, एक ही भूगोल में एक साथ बह रही हैं। जी तो चलिए इसी उत्सुकता के साथ इस रोड मैप के पहले पड़ाव पर चलते हैं, आर्थिक छलांग और तकनीक। यहाँ के आंकड़े काफी चौंकाने वाले हैं। सच में किसी को भी हैरत में डाल सकते हैं। दावोस और यूके की व्यावसायिक यात्राओं के बाद राज्य को 1.27 लाख करोड़ रुपए के भारी भरकम निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। 1.27 लाख करोड़। हाँ, अगर हम इसे थोड़ा हिस्सों में बांटकर देखें तो तस्वीर और साफ होती है। बिल्कुल, थोड़ा ब्रेकडाउन करते हैं इसका। इसमें नवीन जिंदल समूह का 70,000 करोड़ रुपए और टाटा स्टील का 11,000 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव शामिल है। ये बहुत बड़े आंकड़े हैं। इसके अलावा सरायकेला खरसावां क्षेत्र में 10,000 करोड़ रुपए के निवेश से स्टील पावर और सीमेंट प्लांट का निर्माण होना है। जी, और इसके लिए तो कंपनियों से बाकायदा आशय पत्र भी मिल गए। हाँ, ओडिशा एलॉय स्टील और BMW इंडस्ट्रीज जैसी कंपनियों से। और सिर्फ यही नहीं, पतरातु विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, जिसे आमतौर पर PVUNL कहा जाता है, PVUNL, जी, उसकी दूसरी यूनिट इसी मई महीने में शुरू हो रही है। इससे राज्य को 800 मेगावाट अतिरिक्त बिजली मिलेगी। ये सारे कदम एक विशाल औद्योगिक विस्तार की तरफ सीधा इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन यहाँ जो बात सबसे अधिक ध्यान खींचती है ना, वो केवल पारंपरिक उद्योगों का विस्तार नहीं है। मतलब आप कोयला, बिजली और स्टील से आगे की बात कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, ये भविष्य की तकनीक में रखा जा रहा एक बहुत बड़ा कदम है। पूर्वी भारत का सबसे बड़ा AI डेटा सेंटर, जी हाँ, AI डेटा सेंटर झारखंड में बनने जा रहा है। ये तो बहुत बड़ी खबर है। सिंगापुर की एक कंपनी है सनशाइन ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड, जिसने इसके लिए 3300 करोड़ रुपए का निवेश करने का प्रस्ताव दिया है। 3300 करोड़ रुपए? जी, और इस परियोजना की समय सीमा बहुत ही आक्रामक रखी गई है। महज 24 महीने में, यानी 2 साल में इसका व्यावसायिक संचालन शुरू करने का लक्ष्य है। मतलब बहुत तेजी से काम होगा। बिल्कुल, इस एक प्रोजेक्ट से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 1600 रोजगार पैदा होंगे। ये राज्य में IT निवेश और ग्रीन एनर्जी पर आधारित उद्योगों को एक बिल्कुल नई गति देगा। सही कहा। ये दिखाता है कि राज्य पारंपरिक खलीचों से आगे निकलकर डेटा और AI की आधुनिक दुनिया में अपनी जगह बनाना चाहता है। ये तकनीकी उड़ान तो बहुत शानदार है। लेकिन जब हम इन दस्तावेजों को और गहराई से पढ़ते हैं ना, तो एक बहुत ही हैरान करने वाला विरोधाभास सामने आता है। कैसा विरोधाभास? देखिए, एक तरफ हम 3300 करोड़ के विदेशी AI डेटा सेंटर की बात कर रहे हैं, जो अत्याधुनिक तकनीक का प्रतीक है। लेकिन जब हम उन बुनियादी योजनाओं को देखते हैं जो सीधे आम आदमी से जुड़ी हैं, तो तस्वीर बिल्कुल उलट नजर आती है। अच्छा। हमारे स्रोत में PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के आंकड़े मौजूद हैं। जी, वो सोलर पैनल वाली योजना। हाँ, देश भर में अगर देखें तो 20,85,000 से ज्यादा घरों में सोलर सिस्टम लगाए जा चुके हैं, और इसके लिए 14,771 करोड़ रुपए से ज्यादा की सब्सिडी भी बांटी जा चुकी है। ये तो राष्ट्रीय स्तर के आंकड़े हुए। झारखंड की स्थिति क्या है? जब हम झारखंड के पन्ने पलटते हैं तो पाते हैं कि यहाँ केवल 1,462 घरों में से 1460 में ही ये सिस्टम लग पाए हैं। सिर्फ 1460? हाँ, और मात्र 9.72 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता मिली है। ये खाई बहुत ही गहरी है। ये एक बहुत ही सटीक और विचारणीय अवलोकन है ना? एक तरफ वैश्विक पूंजी
बड़ी तेजी से आकर्षित हो रही है, बड़े बड़े MOU साइन हो रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो योजनाएं सीधे आम नागरिक के घर की छत तक पहुंचनी चाहिए, उनकी जमीनी रफ्तार बेहद सुस्त है। बिल्कुल। ये स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि नीतियों को कागज से निकालकर जमीन पर लागू करने के बीच जो प्रशासनिक तंत्र है, जो जमीनी मशीनरी है, हाँ, मशीनरी, उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ी अड़चने हैं। बिल्कुल। 100 आने सच बात कही आपने। बड़े प्रोजेक्ट्स को मंजूरी देना एक बात है, लेकिन एक आम आदमी के घर तक सरकारी योजना का लाभ पहुंचाना एक बिल्कुल अलग प्रशासनिक चुनौती है, जिसे दूर किए बिना समग्र विकास की कल्पना अधूरी है। एकदम सही। और जब प्रशासन योजनाओं और आम नागरिक तक पहुंचने वाले संसाधनों की बात चली रही है, तो चलिए अपनी चर्चा के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। बजट और स्वास्थ्य सेवा वाला हिस्सा। जी, यह हिस्सा केंद्रीय बजट 2026-27 और राज्य की स्वास्थ्य सेवा से जुड़ा है। वित्त मंत्री द्वारा 53.5 लाख करोड़ रुपए का जो विशाल केंद्रीय बजट पेश किया गया है, उसमें राज्यों की हिस्सेदारी भी तय हुई है। जी। स्रोत के अनुसार राज्यों को जो 1.4 लाख करोड़ रुपए का टैक्स डिवोल्यूशन मिलने वाला है, उसका सीधा फायदा झारखंड को भी मिलेगा। थोड़ा रुकते हैं यहाँ। जी बताइए। जो श्रोता शायद अर्थशास्त्र की इन बारीकियों को रोजाना नहीं फॉलो करते, उनके लिए ये समझना जरूरी है कि ये टैक्स डिवोल्यूशन आखिर होता क्या है। बिल्कुल आसान भाषा में समझाएं। आसान भाषा में कहें तो केंद्र सरकार देश भर से जो विभिन्न कर यानी टैक्स वसूलती है, उसका एक निश्चित हिस्सा वैधानिक रूप से राज्यों को लौटाया जाता है। अच्छा। और इसी पैसे से राज्य अपने स्थानीय निकायों, पंचायतों और शहरी संस्थानों के विकास कार्य चलाते हैं। इस फंड का आना झारखंड के ग्रामीण और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किसी जीवनदायिनी के समान है। बिल्कुल। लेकिन बजट के इस पूरे दस्तावेज में जो सबसे क्रांतिकारी खबर है, वो स्वास्थ्य के क्षेत्र से उभर कर आई है। जी हाँ, और वो खबर वाकई बहुत बड़ी है। दस्तावेज बताते हैं कि रांची का जो पुराना और प्रसिद्ध केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान है, जिसे CIP कहते हैं, CIP, हाँ, उसमें एक अभूतपूर्व बदलाव होने जा रहा है। बिल्कुल। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो ये मानसिक स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम है। CIP रांची को अब बेंगलोर के प्रसिद्ध निमहंस के तर्ज पर एक क्षेत्रीय इकाई के रूप में विकसित किया जाएगा। निमहंस के तर्ज पर? ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, इसे इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस यानी राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा दिया जा रहा है। तो मैं सोच रही थी कि एक आम व्यक्ति के लिए इसका असल मतलब क्या है? क्या इससे सिर्फ एक बोर्ड का नाम बदलेगा या जमीनी स्तर पर कोई ठोस बदलाव आएगा? देखिए, इसका सबसे बड़ा और सीधा मतलब है लाल फीताशाही का कम होना और स्वायत्तता का मिलना। वर्तमान में यह संस्थान DGHS यानी स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के नियंत्रण में काम करता है। मतलब दिल्ली से? हाँ, जिससे हर छोटे बड़े फैसले के लिए दिल्ली की तरफ देखना पड़ता है। अच्छा। अब ये सीधे स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन होगा और इसकी अपनी एक गवर्निंग बॉडी होगी, जिसके अध्यक्ष स्वयं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री होंगे। ये तो एक बड़ा प्रशासनिक बदलाव है। और सबसे अहम बात यह है कि इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलेगा। डीम्ड यूनिवर्सिटी? जी, इसका अर्थ है कि ये संस्थान अब मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपने स्वयं के पाठ्यक्रम चला सकेगा, अपनी डिग्रियां प्रदान कर सकेगा और अपने कर्मचारियों व डॉक्टरों की नियुक्ति खुद कर सकेगा। वाह! पूर्वी भारत, जहां मानसिक स्वास्थ्य की सुविधाएं वैसे भी बहुत सीमित हैं, वहां शोध और बेहतरीन इलाज के लिए ये पूरी दिशा बदलने वाला कदम साबित हो सकता है। मतलब अब उच्च स्तरीय इलाज या रिसर्च के लिए लोगों को दक्षिण भारत या दिल्ली के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे? बिल्कुल नहीं। ये बहुत ही सकारात्मक खबर है। इसके साथ ही बजट में हर जिले में बालिका छात्रावास के निर्माण का प्रावधान भी किया गया है। उसमें कुछ ऐसे खनिजों की बात की गई है जो सचमुच भविष्य की अर्थव्यवस्था की चाबी हैं। क्रिटिकल मिनरल्स। हाँ। लेकिन उससे पहले रेलवे नेटवर्क पर एक नजर डालते हैं, जिसे एक बहुत बड़ा बूस्ट मिल रहा है। रेलवे बजट में काफी इजाफा हुआ है। झारखंड के लिए इस बार 7,536 करोड़ रुपए का रेलवे बजट प्रावधान किया गया है। अगर कुल चालू परियोजनाओं की बात करें तो ये आंकड़ा 63,470 करोड़ रुपए तक जाता है। ये एक विशाल रकम है। और राज्य का रेलवे नेटवर्क अब 100% विद्युतीकृत यानी इलेक्ट्रिफाइड हो चुका है। कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए 486 फ्लाईओवर और अंडरपास तैयार किए गए हैं। ये बहुत जरूरी था। रांची स्टेशन का तो कायाकल्प ही हो रहा है। 14,000 वर्ग मीटर का विशाल सर्कुलेटिंग एरिया और 1,000 गाड़ियों की पार्किंग सुविधा बनाई जा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से बदल रहा है। साथ ही 2 नई अमृत भारत ट्रेनें भी शुरू हो रही हैं, जिनमें से एक धनबाद से कोयम्बटूर के बीच चलेगी,
जो दक्षिण भारत से सीधा संपर्क साधेगी। देखिए, बुनियादी ढांचा और अच्छी कनेक्टिविटी निश्चित रूप से उद्योगों के फलने फूलने की पहली शर्त होती है। बिल्कुल। लेकिन इस पूरी टाइमलाइन में जो सबसे बड़ा रणनीतिक और कूटनीतिक फैसला लिया गया है वो रेलवे या स्टेशनों से परे है। आप खरीजों वाले फैसले की बात कर रहे हैं? जी, भारत सरकार ने कोकिंग कोल को क्रिटिकल मिनरल्स यानी अति महत्वपूर्ण खनिजों की श्रेणी में शामिल कर लिया है। ये एक ऐसा फैसला है जिसका असर आने वाले कई दशकों तक महसूस किया जाएगा। लेकिन यहाँ मेरी एक उलझन है। हम तो बचपन से सुनते आए हैं कि झारखंड में कोयले का अपार भंडार है। बिल्कुल है। तो फिर अचानक इस कोकिंग कोल को इतनी तवज्जो क्यों दी जा रही है? इसे क्रिटिकल मिनरल घोषित करने से क्या बदल जाएगा? इस अंतर को समझना बहुत जरूरी है श्रोताओं के लिए भी। जी बताइए। आमतौर पर जो कोयला हम बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, वो थर्मल कोल होता है। थर्मल कोल, ठीक। लेकिन कोकिंग कोल एक विशेष प्रकार का कोयला है जो सीधे स्टील के निर्माण में इस्तेमाल होता है। अच्छा, इसका सीधा कनेक्शन स्टील से है। हाँ, अब देखिए, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक है। लेकिन विडंबना देखिए कि हम अपनी जरूरत का लगभग 90% कोकिंग कोल विदेशों से आयात करते हैं। 90%? जी, जिस पर हर साल अरबों डॉलर की विदेशी मुद्रा खर्च होती है। बाप रे। जबकि भूगर्भीय सर्वे बताते हैं कि हमारे अपने देश में 37.37 बिलियन टन कोकिंग कोल का रिजर्व मौजूद है। और ये रिजर्व कहाँ है? आपको जानकर हैरानी होगी कि इसमें से अकेले झारखंड के झरिया इलाके में ही 20 बिलियन टन से अधिक का भंडार जमीन के नीचे दबा है। 20 बिलियन टन? जी, BCCL के अंतर्गत आने वाले झरिया और बोकारो के इलाकों में ये भारी मात्रा में मौजूद है। मतलब खजाना हमारे पैरों के नीचे है। हाँ। और हम स्टील बनाने के लिए दूसरे देशों पर निर्भर हैं। बिल्कुल, और इसीलिए इसे क्रिटिकल मिनरल घोषित करना आर्थिक नजरिया से एक मास्टर स्ट्रोक है। इससे प्रक्रिया में क्या बदलाव आएगा? अब इस श्रेणी में आने से सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि खनन की प्रक्रियाओं और मंजूरी में जो सालों की देरी होती थी ना, वो खत्म हो जाएगी। नियमों के अनुसार क्रिटिकल मिनरल्स के खनन के लिए अब पब्लिक कंसल्टेशन यानी स्थानीय स्तर पर जो सार्वजनिक परामर्श की एक लंबी प्रक्रिया होती थी, उससे छूट मिल जाएगी। अच्छा। यहाँ तक कि जो वन भूमि खराब हो चुकी है, उसके खनन के उपयोग की अनुमति भी अब बहुत तेजी से और आसानी से मिल सकेगी। इससे राज्य सरकार को रॉयल्टी और नीलामी के प्रीमियम के रूप में हजारों करोड़ की आय होगी। लेकिन यहाँ रुककर एक बहुत ही गंभीर सवाल पूछना लाजमी हो जाता है। जी बिल्कुल, पूछिए। क्रिटिकल मिनरल घोषित होने से मंजूरियां तो तेजी से मिलेंगी, लेकिन क्या इसका मतलब ये नहीं है कि स्थानीय लोगों, खास तौर पे आदिवासियों और वनवासियों से उनकी राय लेने की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी? ये एक अहम पहलू है। वन भूमि के इस्तेमाल में नियमों की ढील का पर्यावरण पर क्या असर पड़ेगा? एक तरफ तेज आर्थिक विकास और विदेशी मुद्रा की बचत है, तो दूसरी तरफ विस्थापन और जंगल कटने का डर। ये एक बहुत ही जायज और संवेदनशील चिंता है। प्रतिभा से जुड़ी हैं। खेल और संस्कृति की खबरें। हाँ, खदानों और बुनियादी ढांचे से जो आर्थिक नींव बन रही है, उसका असली अक्स तो समाज पर ही दिखता है। और जब समाज सशक्त होता है तो उसका असर खेलों, शिक्षा और कला में नजर आता है। इस बार राज्य कैबिनेट ने 26 प्रस्ताव पास किए हैं, जिनमें खिलाड़ियों के भविष्य को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। वो पेंशन योजना वाली बात? जी, अर्जुन, द्रोणाचार्य और मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जैसे सर्वोच्च सम्मान पाने वाले विजेताओं को अब राज्य सरकार की तरफ से 20,000 रुपए की मासिक पेंशन मिलेगी। ये बहुत अच्छी पहल है। इतना ही नहीं, नेशनल गेम्स में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को भी 10 अलग अलग श्रेणियों में 5,000 से लेकर 10,000 रुपए तक की पेंशन दी जाएगी, जो उनकी 41 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद शुरू होगी। ये एक बेहद दूरदर्शी कदम है। बिल्कुल। आमतौर पर देखा जाता है कि खेल का करियर खत्म होने के बाद कई प्रतिभाशाली खिलाड़ी आर्थिक तंगी का शिकार हो जाते हैं। बहुत से उदाहरण हैं ऐसे। ये पेंशन योजना उन्हें ये भरोसा देगी कि अगर वे राज्य के लिए पसीना बहाते हैं तो उनका भविष्य सुरक्षित रहेगा। जी। और इसका सकारात्मक असर हमें जमीनी स्तर पर मिलते नतीजों में भी दिख रहा है। और नतीजे वाकई शानदार हैं। जरा इन हालिया जीतों पर नजर डालिए। पैरा थ्रोबॉल नेशनल फेडरेशन कप में झारखंड की बालिका टीम ने अपना दबदबा कायम करते हुए स्वर्ण पदक जीता है। वाह। और फाइनल में राजस्थान जैसी मजबूत टीम को 21-17 के स्कोर से हराया। बहुत खूब। इसके अलावा एक और खबर है जो राज्य में खेल संस्कृति के बदलते स्वरूप को दिखाती है। कौन सी? अहमदाबाद में हुए ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट में
14 वर्षीय आद्या बुधिया ने अंडर 15 बालिका वर्ग में और वेदांत अग्रवाल ने अंडर 15 बालक वर्ग में खिताब जीत लिया है। स्क्वैश में ये काफी दिलचस्प है। हाँ, स्क्वैश जैसे खेल में, जिसे अक्सर बड़े महानगरों का खेल माना जाता है, झारखंड के बच्चों का राष्ट्रीय स्तर पर जीतना ये साबित करता है कि खेल का बुनियादी ढांचा अब नए वर्गों तक पहुंच रहा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। ये सिर्फ एक जीत नहीं है, ये एक सांस्कृतिक बदलाव का संकेत है। इसके अलावा अनुभवी खिलाड़ियों का प्रदर्शन भी कम नहीं है। राष्ट्रीय मास्टर्स गेम्स में झारखंड पुलिस के शिव कुमार ने तो कमाल ही कर दिया। हाँ, मैंने पढ़ा वो। 1-2 नहीं, पूरे 6 पदक जीते हैं, जिनमें पोल वॉल्ट और 10 मीटर एयर पिस्टल जैसे पूरी तरह से अलग-अलग खेलों में स्वर्ण पदक शामिल हैं। बहुत ही प्रभावशाली। अस्मिता योगासन लीग में भी झारखंड की टीम उप विजेता रही। ये सब स्पष्ट करता है कि राज्य में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, बस उसे सही मंच और थोड़े से प्रोत्साहन की आवश्यकता है। बिल्कुल। खेल के मैदान के बाहर शिक्षा और कृषि के क्षेत्र में भी अच्छी खबरें हैं। जी। पाठशाला, जिसे ग्रीनरी कहा जाता है, ग्रीनरी जी, उसे राज्य में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला संस्थान आंका गया है। आधुनिक कृषि तकनीकों को किसानों तक पहुंचाने में ये पाठशालाएं बहुत अहम भूमिका निभा रही हैं। और जब हम समाज की बात कर रहे हैं ना, तो कला और संस्कृति को कैसे भूल सकते हैं? बिल्कुल। सिनेमा और साहित्य समाज का दर्पण होते हैं। स्रोत में एक बहुत ही दिलचस्प जिक्र है। संथाली भाषा की एक हॉरर फिल्म चुरकिन की शूटिंग शुरू होने जा रही है, जिसका निर्देशक कृष्णा सोरेन है। एक क्षेत्रीय भाषा में हॉरर फिल्म, ये कुछ नया और अलग लग रहा है। बिल्कुल, और ये कोई आम व्यावसायिक फिल्म नहीं है। ये फिल्म संथाल समुदाय के प्राचीन मिथकों, उनकी मौखिक परंपराओं और गहरे विश्वासों से जुड़ी हुई है। अक्सर आदिवासी समाज की कहानियों को मुख्यधारा के सिनेमा में रूढ़िवादी तरीके से दिखाया जाता रहा है। जी, स्टीरियोटाइप किया जाता है। लेकिन अपनी ही भाषा में अपनी ही लोक कथाओं पर आधारित सिनेमा बनाना क्षेत्रीय कहानियों को मुख्यधारा में लाने का एक बेहद सशक्त और शानदार प्रयास है। ये बहुत जरूरी भी है। इसके अलावा अगर हम सामाजिक और राजनीतिक एकजुटता की बात करें, तो मुख्यमंत्री का असम के तिनसुकिया में ऑल आदिवासी स्टूडेंट्स एसोसिएशन ऑफ असम के एक बड़े कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होना भी बहुत अहम है। ये सिर्फ एक राजनीतिक दौरा नहीं है, बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में रह रहे आदिवासी समुदायों के बीच सांस्कृतिक और सामाजिक जुड़ाव को मजबूत करने की एक कोशिश है। विकास, खेल और संस्कृति की इन सकारात्मक बातों के बाद अब हम इस चर्चा के उस अंतिम और शायद सबसे चौंकाने वाले हिस्से पर आते हैं, जो इस पूरी गहन चर्चा जी में 2026 के हाईटेक विकास मॉडल की नीतियां बना रहे हैं। क्या आपको अंदाजा है कि वहां के कई जिलों में जमीन का बुनियादी सर्वे कितने सालों से नहीं हुआ है? मैं बताऊं, ये अंतराल 1 या 2 दशक का नहीं है, बल्कि 90 से लेकर 146 सालों तक का है। 146 साल? ये आंकड़ा वाकई दिमाग घुमा देने वाला है। मैं कुछ तारीखें रखना चाहूंगा ताकि हम इस गंभीरता को समझ सकें। बिल्कुल, बताइए। दुमका और गोड्डा जिलों में जमीन का आखिरी सर्वे साल 1879 में हुआ था। 1879। जी हाँ, 1879। जरा सोचिए, ये वो साल है जब थॉमस एडिसन ने दुनिया के पहले व्यवहारिक लाइट बल्ब का आविष्कार किया था। बाप रे। तब से लेकर आज तक वहां जमीन का आधिकारिक सर्वे नहीं हुआ। पाकुड़ और जामताड़ा में आखिरी सर्वे 1894 में हुआ था। साहिबगंज और देवघर में 1910 में, और राज्य की राजधानी रांची और गुमला जैसे इलाकों में 1935 में। देखिए, इसे सिर्फ इतिहास की किसी किताब का एक रोचक तथ्य मत मानिए। बिल्कुल, इसके परिणाम है। इसके बेहद गंभीर और तकलीफदेह वर्तमान परिणाम है। इतने पुराने रिकॉर्ड्स के कारण प्रशासन के पास आज की तारीख में ये सटीक जानकारी ही नहीं है कि कौन सी जमीन किसकी है। इसके चलते भू स्वामित्व प्रमाण पत्र, जिसे आम भाषा में LPC कहा जाता है, उसका डेटा पूरी तरह से अधूरा और त्रुटिपूर्ण है। और इस प्रशासनिक विफलता का सबसे बड़ा खामियाजा कौन भुगत रहा है? राज्य के आम किसान। बिल्कुल, किसान भुगत रहे हैं। स्रोत में बहुत स्पष्ट रूप से इस पीड़ा का उल्लेख है। जमीन किसान के पास है, वो उस पर खेती कर रहा है जी। लेकिन क्योंकि कागजों में वो जमीन 140 साल पहले के किसी परदादा के नाम पर दर्ज है, इसलिए उसे LPC नहीं मिल पाता। और LPC न होने के कारण बैंक किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड यानी KCC का लोन देने से साफ मना कर देते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है। स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI को इसमें दखल देना पड़ा है। RBI को? हाँ,
आरबीआई ने झारखंड सरकार के वित्त विभाग से बाकायदा आग्रह किया है कि वे भूमि रिकॉर्ड की समस्या का शीघ्र समाधान करें ताकि किसानों को उनका हक और लोन मिल सके। और बात सिर्फ किसानों के लोन तक सीमित नहीं है। अगर हम बड़े आर्थिक परिदृश्य की बात करें तो जब जमीन के दस्तावेज अपडेटेड नहीं होते तो रजिस्ट्री, संपत्ति के हस्तांतरण और उद्योगों या सड़कों के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया बहुत जटिल हो जाती है। प्रशासन को ये पता ही नहीं होता कि जमीन की वास्तविक प्रकृति क्या है। मतलब कि वो जमीन कैसी है? हाँ, क्या वो आज भी कृषि भूमि है, या फिर उस पर अब कोई कमर्शियल बिल्डिंग बन चुकी है, या वो एक आवासीय इलाका बन गया है। अच्छा। इस भारी भ्रम के कारण जमीनी विवाद बेतहाशा बढ़ते हैं, जो कई बार गंभीर अपराधों का रूप ले लेते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब है कि अगर इस समस्या का समाधान हो जाए, यानी अगर एक नया, आधुनिक और सटीक भूमि सर्वे पूरा हो जाए, तो राज्य की कई बीमारियां एक झटके में दूर हो सकती हैं। बिल्कुल हो सकती हैं। सबसे पहला फायदा तो यही होगा कि सारे रैयतों यानी जमीन के असली मालिकों का मालिकाना हक कानूनी रूप से तय हो जाएगा। किसानों को आसानी से बैंक लोन मिलेगा। हाँ, और अगर हम सरकार के नजरिए से देखें तो जब जमीन की कमर्शियल या आवासीय प्रकृति आधिकारिक रूप से तय हो जाएगी तो जमीन की खरीद बिक्री से मिलने वाले रेवेन्यू में भारी इजाफा होगा। और सबसे बड़ी बात, जमीन से जुड़े जो हिंसक विवाद और कोर्ट कचहरी के मुकदमे होते हैं उनमें भारी कमी आएगी। बिल्कुल, यही वो सबसे बड़ा विरोधाभास है जिसे इस पूरी चर्चा के केंद्र में रखना जरूरी है। जी। प्रशासन की जो सबसे बुनियादी इकाई है, यानी जमीन और उसका मालिकाना रिकॉर्ड, वो 1 सदी से भी ज्यादा पुरानी है। उस पर आज भी धूल जमी है और उसी जमीन के ऊपर हम 3300 करोड़ का अत्याधुनिक AI डेटा सेंटर स्थापित करने जा रहे हैं। ये बात सच में सोचने वाली है। तो आज की इस लंबी और विस्तृत चर्चा के पन्नों को अगर हम समेटें तो हमारे सामने एक ऐसे राज्य की बहुत ही स्पष्ट तस्वीर उभरती है जो अपने अतीत की बेड़ियों को तोड़कर सीधे भविष्य में छलांग लगाने की भरपूर कोशिश कर रहा है। एक ऐसा राज्य जहां 1879 के पुराने भूमि रिकॉर्ड वाली जमीन की बुनियाद पर 2025 का सबसे अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जा रहा है। बिल्कुल। एक तरफ हमारे पास 1.27 लाख करोड़ के शानदार निवेश प्रस्ताव हैं, नई ट्रेनें हैं और कोकिंग कोल जैसे अनमोल खनिजों से भरी हुई धरती है। जी। लेकिन दूसरी तरफ मुफ्त बिजली योजना जैसी जमीनी योजनाओं का जमीन तक न पहुंच पाना और सदी पुराने जमीनी रिकॉर्ड्स की उलझन जैसी गंभीर चुनौतियां भी मुंह बाए खड़ी हैं। और यहीं से एक ऐसा विचार जन्म लेता है जो हम सभी के लिए एक गहरे चिंतन का विषय है। वो विचार क्या है? जब हम भविष्य की भव्य इमारत, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्रिटिकल मिनरल्स और अरबों डॉलर के निवेश पर खड़ी कर रहे हैं तो क्या वास्तविक और टिकाऊ विकास तब तक संभव है जब तक कि उस विकास का भार सहने वाली जमीन के रिकॉर्ड ही 1 सदी पुराने हों? क्या ये जरूरी नहीं है कि तकनीकी प्रगति और बुनियादी प्रशासनिक सुधार दोनों के पहिए एक ही गति से चलें? बिल्कुल। अगर हमारी व्यवस्था की जड़ें इतनी पुरानी और उलझी हुई रहेंगी तो क्या नई तकनीक और विकास का पेड़ किसी भी आर्थिक तूफान में मजबूती से खड़ा हो पाएगा? आइए इस पर गहराई से विचार करें। सच में ये एक ऐसा गंभीर सवाल है जो निश्चित रूप से इस चर्चा के बाद काफी देर तक गूंजता रहेगा। जी। विकास की इस तेज रफ्तार और जमीनी प्रशासन की हकीकत के बीच के इस तालमेल को समझना ही हमारे समय की सबसे बड़ी चुनौती है। बिल्कुल सही कहा आपने। आज की इस गहन चर्चा में हमारे साथ इस सफर पर निकलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हमारा ये नोट्स और स्रोतों को खंगालने का सिलसिला, हर घटना के पीछे की असल कहानी को समझने की ये प्रक्रिया आगे भी यूं ही जारी रहेगी। जुड़े रहिए, नई चीजें सीखते रहिए और मिलते हैं अगली डीप डाइव में। The Career Comrade presents mathematics, reasoning, English, general awareness, general science and current affairs classes for UPSC, SSSC, banking, railway and any others government exam.